तो देखो, 5 किंगडम जनरली जो एक हिस्ट्री टाइप है वो हमने पढ़ लिया। लेकिन अभी भी क्लासिफिकेशन को इससे भी थोड़ा आगे निकल चुका है, 3 डोमेन सिस्टम, है ना। लेकिन हम किंगडम लाइक अभी भी, लेकिन बहुत हद तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही है। मतलब इससे आगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया है, मतलब साइंटिस्ट ने प्रपोज किया है ना। बट अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इन फ्यूचर हो सकता है कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आए। तो लेकिन हम इसमें क्या करते हैं, इस चैप्टर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को ही पढ़ते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दो, और फर्दर क्लासिफिकेशन भी होता है नीचे लेवल पे। लेकिन जो मोटा मोटा 5 किंगडम में हमें पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उस सबको क्लासीफाई करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है किंगडम आएगा वो है किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो इसमें क्या, इसके जो सोल मेंबर्स हैं वो क्या है, बैक्टीरिया है। कितने ईजी है, बहुत ईजीली हो जाएगा और बहुत फास्टली होगा, ठीक है। वो एक जनरल नो हाउ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं तुमको समझाऊँ, तो एक समझने के लिए तुमने वो लेक्चर देखा और उसके बाद 1-2 बार रीड करना, तुमको सब समझ आ जाएगा, ओके। इसमें दिया गया है कि एक तो जनरल दिया गया है कि कैसे कैसे डेवलप हुआ था, और फिर जैसे 3 और 4 किंगडम, तो उसके बारे में थोड़ा हमने डिस्कस कर लिया। और ये यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्यों बना था, उसमें लाइक क्यों डेवलप करना पड़ा, तो ये सब थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। फिर 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी प्रपोज किया गया, है ना। बट हम इस चैप्टर में मतलब बट अभी 6 किंगडम यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता है। लाइक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज़ इन ट्रेंड, मतलब क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन क्या है, हम एक अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं क्लासिफिकेशन, ऐसा कुछ है नहीं। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको हमने क्लासीफाई किया गया बेस्ड ऑन फीचर्स, कैरेक्टर्स, कि हम सही से उसको कॉन्फिडेंटली पढ़ सकें। तो चलो सोल मेंबर्स के, और यहाँ पे क्या था ना कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 5 किंगडम के, वो एक बॉक्स के अंदर बना करके एनसीईआरटी में दिया हुआ था। लेकिन मैंने क्या किया ना, उसको लाइक उसको हटा करके हर जैसे यही सब दिया हुआ था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो 5 मतलब बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, तो वो कुछ दिया हुआ था, तो वो बॉक्स में दिया हुआ था। तो मैंने यहाँ पे सामने में हर एक किंगडम के लिख दिया, ओके। तो सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो जितने भी किंगडम मोनेरा है उनके ऑर्गेनिज्म का, तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। और सेल वाल किस चीज़ से बना हुआ होता है, सेल वाल बना हुआ होता है पॉलीसैकेराइड प्लस एमाइनो एसिड, पॉलीसैकेराइड प्लस एमाइनो एसिड। तो क्या ये सेलुलोजिक वॉल है, नहीं। सेलुलोजिक वॉल सिर्फ किस में होता है, किंगडम प्लांटे के अंदर। किंगडम फंजाई के अंदर क्या होता है, सेल वॉल किस चीज़ का होता है, तो वो होता है काइटिन का, ठीक है। सेलुलोजिक सिर्फ प्लांट्स के अंदर होता है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये नॉन सेलुलोजिक है। हाँ जी, बोल सकते हैं कि ये नॉन सेलुलोजिक है। तो जो सेल वाल है वो सिर्फ सेलुलोजिक है, किसमें, प्लांट किंगडम प्लांटे के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास सेलुलोजिक वॉल है, बाकी सबके पास सेलुलोजिक वॉल नहीं है। मतलब जिसके पास अगर है भी वॉल तो किंगडम बैक्टीरिया के अंदर कौन सा वॉल होता है, पॉलीसैकेराइड प्लस एमाइनो एसिड, ठीक है, उसका वॉल होता है। ये नॉन सेलुलोजिक है, सेलुलोज से नहीं बना हुआ है। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड प्लस एमाइनो एसिड, एमाइनो एसिड इसी से बना हुआ है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो 2 होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। तो मेजॉरिटी बैक्टीरिया क्या है, मेजॉरिटी बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक, मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया, मेजॉरिटी जितने भी बैक्टीरिया हैं उस सब में मेजॉरिटी बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक हैं। हेटरोट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन होता है, तुमने पढ़ा हुआ है न्यूट्रिशन के बारे में। तो अगर तुमको न्यूट्रिशन के बारे में नहीं है, मतलब उतना सही से क्लैरिटी नहीं है, तो मैं रेकमेंड करूँगा अभी के अभी जा करके लाइक यूट्यूब पे सर्च करो टाइप्स ऑफ, मतलब बेसिकली देखो बताता हूँ। न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद में फूड प्रिपेयर कर सके, तो मतलब कुछ जैसे प्लांट्स वगैरह सब होते हैं तो वो खुद में खाना बना पाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते हैं। वो इनऑर्गेनिक ज़मीन से, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को, और सनलाइट की मदद से उसको लाइक फूड में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ग्लूकोज वगैरह सब में। और उसके बाद फिर उसके अलावा प्लांट्स के अलावा जितने ऑर्गेनिज्म हैं, मतलब जो खुद से खाना नहीं बना पाते हैं, जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो उस वैसे को हम बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक, है ना, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो हेटरोट्रॉपिक के अंदर भी सब अलग अलग कैटेगरी है कि मतलब कैसे, कुछ सिम्बायोटिक मतलब आपस में रह करके, लाइक लाइचन का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें एल्गी और फंगी का एसोसिएशन होता है ना। एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है और फंगी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन में से, और दोनों खाना बनाते हैं और मस्त रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं।
खैर छोड़ो। तो मेजोरिटी बैक्टीरिया क्या है, हेटरोट्रॉपिक हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉपिक हैं, है ना। ऑटोट्रॉपिक के अंदर भी दो हैं, मतलब दो टाइप के ऑटोट्रॉप्स हैं, एक फोटोसिंथेटिक और दूसरा कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक जो कि सनलाइट की मदद से खाना प्रिपेयर करता है, और वेयर जो कीमोसिंथेटिक है वो केमिकल एनर्जी की मदद से खाना को प्रिपेयर करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन जो है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय, वो किस चीज़ से रिप्रोड्यूस करते हैं, फिजन से। मतलब ये जो देखो डिवाइडिंग बैक्टीरिया, ये क्या है, फिजन है। फिजन मतलब फिजन कैसा प्रोसेस है, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट दिखाता हूँ। देखो ये बैक्टीरिया था, वो सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट हुआ होगा। जेनेटिक मटेरियल कैसे डुप्लीकेट होता है, हम कहाँ पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में गया हुआ है कि प्रोकैरियोटिक डीएनए का डुप्लीकेशन, है ना शायद, हाँ। तो उस तरीके से फिर डुप्लीकेट हुआ, फिर ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न। अब इसका लाइनिंग देखो, ये क्वेश्चन में आ सकता है ना कि हाँ जो मार्क है मतलब उसको पहचानो। सबसे पहले सेल वाल है, फिर सेल मेम्ब्रेन है, और फिर ये न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल जो भी होगा। खैर, तो मेनली किस चीज़ से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, बाइनरी फिजन से। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस वो क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं, स्पोर मतलब दिखते हैं फिर कैसे। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्यूज़न क्या हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना, क्योंकि इसमें फ्यूज़न नहीं हो रहा है, मतलब दो न्यूक्लियस का। तो सेक्सुअल कैसे होगा, सेक्सुअल में क्या होता है, फ्यूज़न होता है, दो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनके न्यूक्लियस फ्यूज़ करते हैं, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूज़न नहीं हो रहा है। हाँ, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन क्या करता है, स्पोर का फॉर्मेशन करता है। तो दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। मतलब बताता हूँ, तुमने सिर्फ पढ़ा होगा कॉन्जुगेशन पिलाई के बारे में, है ना। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है ऐसे, मतलब ऐसे समझो कि पीनिस की तरह ऐसा ही पिलाई होता है। तो दो बैक्टीरिया आ जाते हैं और आपस में कॉन्जुगेशन मतलब दोनों में चिपक जाता है, लाइक ऐसे कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं। मैं कैसे बताऊँ यार, पेन चल नहीं रहा है मेरा। तो मतलब समझो कि दो आपस में चिपका दिए, और फिर अपना डीएनए जो है, अपना डीएनए उसके अंदर डाल दिए। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर, लाइक पुराना पहले ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते थे। Reproduced by a process called binary fission. During binary fission, the parental cell divides to form two daughter cells. In the first step of binary fission, the bacterium replicates or copies its chromosome and attaches each identical copy to a separate location on the cell membrane. Unlike eukaryotic cells, bacteria do not need to dissolve a nuclear membrane or assemble a mitotic spindle, making binary fission very quick and efficient. Second, the cell elongates. Since the chromosomes are attached to different locations on the cell membrane, they separate from one another. Third, the bacterium pinches off at the center and forms a septum, a separating wall between the two compartments of the cell. Finally, the cell splits into two new daughter cells. These daughter cells are fully mature bacteria that can grow and, if conditions are right, continue the binary fission process. हाँ, तो मोस्टली बैक्टीरिया मतलब क्या करते हैं, बाइनरी फ्यूजन से लाइक रिप्रोडक्शन करते हैं। Bacteria reproduce very simply and rapidly by doubling their contents and splitting in two. Just one bacterium, dividing every 20 minutes, could produce nearly 5,000 billion bacteria in one day. देखो जो यूकैरियोटिक सेल डिवीज़न जो है उसके बारे में हमने देखा था ना, कितना लाइक उसके वो हमने सेल डिवीज़न वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न में, उनका वो कैसे डिवाइड करते हैं। बट प्रोकैरियोटिक सेल डिवीज़न के बारे में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। तो वो यहीं पे सेल फ्यूज़न मतलब फ्यूज़न से होता है, लेकिन उनका डिवीज़न। उसके बाद फिर स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं, मतलब क्योंकि उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत मतलब लाइक न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता, तो बहुत सिंपल डिवीज़न होता है, बाइनरी फ्यूजन। उसके बाद स्पोर फॉर्म।
और वो बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल डिवीजन। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का जो डिवीजन है वो यूकैरियोटिक के कंपेयर बहुत फास्ट होता है। स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया, तुम्हें पता होगा स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। Bacteria grow as spore-forming bacteria grow as vegetative cells and divide by binary fission when nutrients are available and environmental conditions are not adverse. When nutrients are depleted or conditions become adverse, spore formation is initiated. सिंपली बोल रहा है कि जब न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है और कंडीशन फेवरेबल होता है तो बाइनरी फिजन करता है बैक्टीरिया। लेकिन जब सिचुएशन फेवरेबल नहीं होता है, देखो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बैक्टीरिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है, मतलब बाइनरी फिजन। वेजिटेटिव क्या होता है, जो मतलब बॉडी ऑर्गन या फिर पार्ट जो है वो दोबारा से नए इंडिविजुअल को जनरेट कर सकता है, तो वो और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलो या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है। तो खैर देखो क्या होता है। The DNA condenses and aligns itself in the center of the cell. The vegetative cell is now referred to as the mother cell. Next, the DNA divides into two complete copies, and the mother cell membrane invaginates to form the developing forespore. The mother cell membrane continues to grow and engulfs the developing spore. The developing spore is now surrounded by two membrane layers. Next, peptidoglycan is laid down between the two membranes of the developing spore to form the cortex. Dipicolenic acid is formed inside the developing spore, and calcium enters from the outside. As calcium enters the spore, water is removed. A protein coat forms exterior to the cortex, and the spore becomes mature. Some spores form an additional layer called the exosporium. A mature spore is resistant to environmental conditions. Finally, lytic enzymes destroy the mother cell and the mature spore is released. तो तुमने देख लिया कि स्पोर कैसे About endospore formation. Many gram-positive bacteria can form endospore. Vegetative bacteria undergo spore formation under extreme or adverse environmental condition. This is like a survival strategy. The spore is just like a hibernation pod. The bacteria can go into a hibernation mode, and whenever the environmental situation is favorable, it would germinate back again. So spore-forming bacteria can withstand extreme conditions such as starvation, acidity, temperature, and desiccation by producing these spores. So the bacteria which would form spores would remain hibernated and alive, and otherwise the bacteria would have to die. So the spore is really unaffected by high temperature or any other harsh conditions. Whenever temperature is favorable back again, these spores can germinate and form vegetative cells. So now सिंपली देखो, उन्होंने बोला कि जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होते तो उस टाइम पे अगर बैक्टीरिया ऐसे ही रहे तो वो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो मर जाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो एक हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं, लाइक स्पोर्ट्स बना लेते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट हो जाता है उनका सेल वॉल। अब जितना भी बकचोदी से करता है उतना क्यों डिटेल घुसना है भाई, सिंपल सा अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्ट बनाते हैं तो बनाते हैं, सिंपल सा बात है। फिर जब कंडीशन सिंपलर होता है, सही होता है, तो फिर वापस से वेजिटेटिव सेल्स बना देते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, और रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा के अंदर। और समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस अ स्पोर। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। पिलाई के बारे में हमने पढ़ा था सेल में, है ना। पिलाई और फिम्ब्राई प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पिलाई होता है, फिम्ब्राई होता है। सरफेस स्ट्रक्चर पिलाई, फिम्ब्राई और फ्लैजिला। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, मतलब सम सॉर्ट ऑफ मतलब रिप्रोडक्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो जेनेटिक मटेरियल का फ्यूज़न होता है दो सेल्स का। तो देखते हैं कि वो कैसे होता है। Bacterial conjugation is a process of genetic transfer between bacterial cells that requires direct contact between the cells. Many, but not all, species of bacteria can conjugate. Conjugation can occur between cells of the same species or even between cells of two different species. A small DNA circle or plasmid called the F factor is required for conjugation. The F factor stands for fertility.
D is cut at F plus cell or donor produces a structure called a pilus to connect with another recipient cell. To begin conjugation, the F factor is cut at a specific region called the origin of transfer by a protein assembly called the relaxosome, which associates with the strand to be transferred, or the tDNA strand. Accessory proteins of the relaxosome are released, but a portion of the relaxosome called the relaxase remains attached to the tDNA. This tDNA relaxase complex is recognized by a coupling factor and transferred to the exporter, a complex in the F plus cell that is contiguous with the pilus. The exporter pumps the tDNA relaxase complex into the recipient cell. Once the entire tDNA molecule is transferred to the recipient cell, relaxase joins the ends to make a circular DNA molecule. As the tDNA is transferred to the recipient cell, it is replicated to become double-stranded. In the donor cell, the F factor DNA was also replicated to become double-stranded. This actually occurred as the tDNA was being transferred to the recipient cell. In the end, both cells wind up with a complete double-stranded copy of the F factor. Their connection through the pilus is released, and each is now an F plus cell that can go on to conjugate with other cells. हाँ, तो सिंपल देख लिया कैसे डीएनए ट्रांसफ़र होता है, उतना दिमाग मतलब हो गया, काफ़ी है, देख लिए, इतना कुछ नहीं, एनसीईआरटी से आता है, सिंपल सा, ठीक है। तो बैक्टीरिया मेनली फ्यूजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, वो स्पोर बनाते हैं, और बैक्टीरिया जो है वो सम सॉर्ट ऑफ प्रिमिटिव मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यूज़ करते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म करते हैं बाय अडॉप्टिंग प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र। ओके, अब देखें कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ट्रू या फिर फॉल्स है। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जैसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, उनका नंबर्स होता है, हाँ तो ट्रू है ये। मेजॉरिटी बैक्टीरिया जो है ना वो ऑटोट्रॉप्स हैं, ये गलत लाइन है। मेजॉरिटी बैक्टीरिया न्यूट्रिशन में हमने देखा था, मेजॉरिटी बैक्टीरिया क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं, तो मेजॉरिटी बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स नॉट ऑटोट्रॉप्स। और मैंने क्या किया ना कि लाइक जहाँ पे तुमको ध्यान देना, मतलब जनरली ट्रू फॉल्स का क्या है कि जैसे मैंने बुक बनाया तो उसमें क्या है कि सारे जितने भी है ना इन जनरल ट्रू ही हैं सारे, लेकिन जहाँ पे फॉल्स है तो मैंने वहाँ पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया, या फिर कहीं पे हो सकता है छूट गया हो गलती से, या फिर जहाँ पे ध्यान देने वाली बहुत बात होगी तो मैंने अंडरलाइन कर दिया वहाँ पे। तो मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, हाँ ट्रू। और मेजॉरिटी बैक्टीरिया क्या ऑटोट्रॉप्स हैं, नहीं फॉल्स, हेटरोट्रॉप्स है, तो इसलिए लाइन यहाँ पे दिया है। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। बैक्टीरिया हाँ तो ये ट्रू है, मतलब बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी रहते हैं पैरासाइट बन के। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल बट दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। ट्रू, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत सिंपल होता है लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बिहेवियर में, हाँ ट्रू। कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ट्रू और फॉल्स। तो जितने भी और ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है और जैसे कि अलग अलग किंगडम्स है, उन सब के कंपेयर में जो बैक्टीरिया है ना वो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। मतलब मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, जैसे कि न्यूट्रिशन वगैरह सब में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करता है, मतलब न्यूट्रिशन वगैरह हो गया, मतलब मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, गूगल पे सर्च करोगे, लेट टू को सर्च करते हैं। हाँ तो मतलब क्या हुआ, अलग अलग स्ट्रेटेजी, मेटाबॉलिक स्ट्रेटेजीज, मतलब कि हाँ ऑर्गेनिज्म कैसे एनर्जी को डिराइव करता है। तो मतलब बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा वो था, मतलब एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करता है। वो हेटरोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक में अलग अलग सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, अलग अलग होते हैं। उसके बाद फिर ऑटोट्रॉपिक में भी कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटोसिंथेटिक। तो मैं तुमको ध्यान से सुनना, तुम कीमोसिंथेटिक है ना वो सिर्फ जैसे केमिकल्स को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होता है। उसके अलावा और सारे किंगडम में अगर ऑटोट्रॉपिक रिप्रोडक्ट मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है तो वो क्या होगा, वो फोटो ऑटोट्रॉपिक ही होगा, कीमो ऑटोट्रॉपिक नहीं होगा। कीमो ऑटोट्रॉपिक सिर्फ क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। आगे हम बात करते हैं बैक्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव, डायरेक्टली लाइन आता है क्वेश्चन में और तुमको ट्रू या फॉल्स दे करके दे देगा। तो लाइक ये ध्यान रखना, एक दो बार रिकॉल करो दिमाग के अंदर, और जब भी पढ़ना तो उस पर ध्यान देना। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। तुम अगर बैक्टीरिया जो होता है ना वो हर जगह होता है, और अगर तुमने एक मुट्ठी सॉइल निकाल लिया तो उसमें भी मतलब हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया होंगे।
They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, and deep oceans where few other life forms can survive. तो बैक्टीरिया जो है ना वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रहते हैं, जैसे कि हो गया हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, स्नो, डीप ओशियन हो गया, है ना। और ऐसे ऐसे हैबिटेट पे जहाँ पे दूसरे लाइफ फॉर्म बहुत मुश्किल से मतलब एग्जिस्ट करते होंगे। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर हाउ मेनी कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो बैक्टीरिया उनके शेप्स के बेसिस पे ना फोर टाइप्स में, 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया उन सबको। लाइक वो सेल वाले चैप्टर में भी किया था ना, सेम ही चीज़ है। स्फेरिकल अगर होंगे, लाइक मैं दिखाता हूँ शेप्स के बेसिस बैक्टीरिया को कैसे क्लासीफाई किया गया, तो उनके सेल के शेप के बेसिस पे। तो देखो क्लासिफिकेशन है ना, तुम किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं, बेसिस कुछ भी लिया जा सकता है। जैसे कि सपोज हम इंसानों को क्लासीफाई करते हैं गोरे और काले में, तो जितने भी काले होंगे उनको हम काला में डाल देंगे, और जितने भी गोरे होंगे उनको, भाई क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है ना हम किस चीज़ के ऊपर, किसी भी बेसिस पे हम कर सकते हैं, छोटा बड़ा, उजला काला, डिफरेंट। तो ऐसे ही बैक्टीरिया को किस सेल के शेप के बेसिस पे अलग अलग लाइक शेप्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है उनको 4 ग्रुप्स में। ऐसे बैक्टीरिया जिनके जो सेल का जो शेप है ना वो अगर स्फेरिकल है तो उसको कॉकस में डाल दिया है, और ऐसे बैक्टीरिया जिनके उसके बाद फिर अगर जिनका कॉमा शेप्ड है, इस तरह से नहीं दिखाया कॉमा की तरह लाइक थोड़ा सा, तो उनको विब्रियो में, और स्पाइरल इसमें ज़्यादा लाइक ये सब सही से नहीं बनाया है, थोड़ा सा लाइक विब्रियोज, कॉमा शेप्ड, कॉकस शेप, फिर छोड़ेंगे यहीं पे फोटो में देखो। तो ऐसे बैक्टीरियल सेल्स जो ऐसे थोड़े गोल टाइप के हैं, मतलब थोड़े गोल गोल हैं सिंपल से, उनको मतलब बैक्टीरियल सेल्स जो गोल गोल है ना, मतलब ये एक नॉर्मल सा सेल है बैक्टीरियल सेल, उसके अंदर डीएनए में भी होगा, तो वो क्या है स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल को कॉकस में, फिर कॉमा शेप्ड विब्रियो, सॉरी कॉमा शेप्ड नहीं है ये क्या है, ये बैसिलस है ना, रॉड शेप्ड बहुत मेजॉरिटी बैक्टीरिया रॉड शेप्ड नहीं है, ये ऐसे रॉड शेप्ड जो होता है ना, रॉड भाई रॉड शेप्ड बैक्टीरिया मैं दिखाता हूँ। तो देखो मेरे पास मेजॉरिटी बैक्टीरिया मतलब शेप्स देखो ये रॉड की तरह है ना, ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है। और ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर मतलब जैसे अलग अलग शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं, तो मतलब मेजॉरिटी बैक्टीरिया का शेप क्या होता है, तो वो रॉड शेप्ड ही होता है। मतलब मेजॉरिटी बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो रॉड शेप्ड ही होता है, ये कुछ इस तरीके का है ना, कुछ इस तरीके का। और स्फेरिकल बैक्टीरिया अगर मैं देखूं तो ये देखो सेल का शेप, ये कुछ गोल गोल स्फेरिकल है ना, एक सेल सिंगल सेल देखो, तो उनको कॉकस बोलते हैं ऑन द बेस्ट। उसके बाद फिर जो कॉमा शेप्ड है उनको विब्रियो, स्पाइरल शेप्ड स्पिरिलियम, स्पाइरल इधर फ्लैजिला वगैरह सब है। यहाँ पे एक्स, इसको मार्किंग भी करना है ना बे मैंने, तो ये ऐसे क्यों, तो आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है स्फेरिकल है कॉकस, ये क्या है ये रॉड शेप्ड बैसिलस, ये स्पाइरिलियम स्पाइरल शेप्ड, और ये कॉमा शेप्ड विब्रियो। और ये एक्स क्या डिनोट कर रहा है, ये स्पोर को डिनोट कर रहा है, ये एक्स स्पोर, और ये वाई फ्लैजिला को डिनोट कर रहा है। तो लाइक उसके बाद फिर बैक्टीरिया को ना कलर मतलब वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं स्टेनिंग प्रोसीजर को, उसके बेसिस पे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो कि मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि कलर को रिटेन कर लेते हैं उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और ऐसे जो कलर को रिटेन नहीं करते हैं उनको ग्राम नेगेटिव बोला जाता है, मतलब उनको बोलते हैं, है ना, पढ़ा था ना सेल वाले चैप्टर में। तो किसी भी बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने सिंपली देखा कि हाँ कुछ कलर को रिटेन करे तो उनको ग्राम पॉजिटिव में डाल दिया, क्लासीफाई कर दिया, और जिन्होंने नहीं किया उनको ग्राम नेगेटिव में। आर्के बैक्टीरिया, उसके बाद फिर आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को भी 2 पार्ट में है लाइक, उसके बाद की मतलब फिर बैक्टीरिया को और अलग क्लासिफिकेशन में भी दिया है, मतलब एक और आर्के और यू बैक्टीरिया। देखो आर्के बैक्टीरिया होता है मतलब सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ, आर्के बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग देयर डिफरेंट सेल वाल स्ट्रक्चर। मतलब बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जिन मतलब आर्के बैक्टीरिया जो होता है ना वो दूसरे बैक्टीरिया से सेल वाल में डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना। मतलब सेल वाल इनका क्या एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होता है, मतलब अलग होता है थोड़ा सा। उसकी वजह से क्या होता है मतलब उनका जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल जो है ना वो ईजी कर देता है।
सेल वॉल स्ट्रॉन्ग हुआ तो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइवल ईजी हो जाता है। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स। तो मतलब जो ऐसे बैक्टीरिया आर्गे बैक्टीरिया वगैरह सब वो हार्श हैबिटेट में रहती है। फॉर एग्जांपल आर्गे बैक्टीरिया का मतलब नहीं है कि पुराने बैक्टीरिया मतलब, लेकिन वो हार्श कंडीशन में रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज़ हेलोफाइल्स, मतलब उन बैक्टीरिया को बोलते हैं। फिर हॉट स्प्रिंग्स में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। और जो मार्सी एरियाज़ में रहते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या होता है? मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल क्या होता है? जैसे गाय भैंस वगैरह सब जो हो गया ना। रूमिनेंट्स क्या होता है ना कि मैं तुमको सिंपली बताता हूँ। रूमिनेंट क्या करता है, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि क्या करते हैं गाय और भैंस क्या करते हैं पता है? वो उनके पास जब चारा होता है तो लाइक वो घास को खा लेते हैं। और पहले जैसे हम लोग क्या करते हैं, मुँह में उसको एकदम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं मुंह के अंदर ही खाते खाते। लेकिन गाय सब ऐसा नहीं करती है। गाय सब बस खाते जाते हैं, मतलब ऐसे बस मुंह के अंदर डालना है स्टोर करना, मतलब वो एक स्टोरेज चैम्बर में जाता है। डायरेक्टली खाया मुंह से वो डायरेक्टली स्टोरेज चैम्बर में जाता है। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, जब बैठते हैं उसके बाद पॉज करते हैं, मतलब उसके बाद चबाता है तो फिर वापस उस स्टोरेज चैम्बर से ना, मतलब बैठ करके आराम से वो फिर स्टोरेज चैम्बर से उनके मुँह में जाता है। फिर वहाँ पर उसको तोड़ते हैं, वो तब जाता है स्टमक के अंदर। मतलब डायरेक्टली पेट के अंदर नहीं जाता है। हम लोग क्या सीधे खाए और सीधे स्टमक में गया, वहीं से डाइजेशन हो जाता है। लेकिन उन सब का ऐसा नहीं है। पहली बार जब वो खाते हैं तो बस मुंह में मतलब स्टोर कर रहे होते हैं, डालते रहते हैं। जैसे गाय का एग्जांपल ले लूँ, भैंस का एग्जांपल ले लूँ, तो वो एक स्टोरेज चैम्बर के अंदर जाता है। फिर दोबारा जब वो निश्चिंत होकर के बैठते हैं उस टाइम पर वो क्या करते हैं, दोबारा से उसको लाइक उस स्टोरेज चैम्बर से मुँह में होता है, वो मुँह में आता है, फिर मुँह से वापस जाता है पेट के अंदर। मैं तो एक एनिमेशन देखते हैं क्योंकि ठीक है। Ruminants are mammals and herbivores that have a special way of digesting food. Cows are ruminants. Cows have 4 digestive cavities: the rumen, the reticulum, the omasum, and the abomasum. Cows swallow grass almost without chewing it. This food goes to the rumen, where bacteria digest tough leaves and grass. The food then goes to the reticulum. The food is now a bolus, and this bolus goes back up to the mouth. Here the cow chews and chews the bolus to break it down even more. The cow swallows for a second time, and the bolus goes to the omasum. Finally, the bolus goes to the abomasum, which is similar to the stomach in humans. It is here in the abomasum that the cow gets the protein it needs from its food. This means that the cow can now produce food for us. तो तुमने रूमिनेंट एनिमल देखा कि हाँ उनका कैसा सिस्टम है। जैसे कॉ बफेलो हो गया, तो वो मिथेनोजेंस कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? गट में प्रेजेंट होते हैं। गट किसको बोलते हैं? मतलब जो फूड डाइजेशन का काम करता है उस वाले ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं मिथेनोजेंस। तो ऐसे बैक्टीरिया होता है और वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन, मतलब मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होते हैं वो बायोगैस मतलब मीथेन के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इन ऑर्गेनिज्म के डंग से। तो मतलब गोबर गैस तुमने सुना होगा। तो गोबर कुछ उसको क्या करते हैं, उसको सील्ड गोबर लेते हैं, उसको सील्ड लाइक जो सील्ड कंटेनर है उसके अंदर डालते हैं, थोड़ा पानी के साथ मिक्स कर देते हैं और कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। लाइक टमी से होते हुए आया तो उसमें बैक्टीरिया भी आ गए। तो वो बैक्टीरिया क्या करता है ना, उसको डंग को जब ब्रेक डाउन करते तो उसमें से मीथेन का प्रोडक्शन होता है, मीथेन गैस निकलता है और वो स्टोर हो जाता है उसी कंटेनर के अंदर। फिर वो मीथेन गैस जो होता है ना वो इन्फ्लेमेबल होता है। तो इन्फ्लेमेबल होता है तो उसको गैस की तरह यूज़ कर सकते हैं घर के अंदर। जैसे मेरे पापा सब बनाते थे पहले, मैं भी एक बार ट्राई किया बट वो मेरे से बन नहीं पाया। तो सिंपली मिथेनोजेंस ना ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वो गोबर जो पता हुआ गाय का जो डंग होता है, डंग मतलब उनके गट के अंदर प्रेजेंट होता है, कौ के डंग के अंदर। तो फिर लेकिन उसके डंग के साथ क्या होता है वो बाहर आ जाता है,
जब बाहर निकल जाता है उसमें क्या होता है कि फिर वो डंग के ऊपर वर्क करता है, उसको डिकम्पोज करते हैं और उसमें क्या होता है मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। हम तो वही सिंपली दिया होता है और कुछ है नहीं भाई, एक दो बार पढ़ेगा भाई, किसने समझना क्या है यार थोड़ा सा। चलो यू बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो वो मतलब दो टाइप कैटेगरी में बैक्टीरिया, जो एक तो हार्श कंडीशन में रहता है, दूसरे नॉर्मल कंडीशन में रहता है, उसको यूकैरियोटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, मतलब यू बैक्टीरिया या फिर ट्रू बैक्टीरिया सेम ही चीज़ हुआ। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड इफ मोटाइल तो फ्लैजिलम। हाँ, सेल वॉल मतलब मोटाइल होगा तो फ्लैजिला तो प्रेजेंट होगा ना, तभी ना मोटाइल होगा। रिजिड सेल वॉल इनका भी होता है, उनका भी सेल वॉल डिफरेंस में ही की वजह से तो उनको एक्सट्रीम कंडीशन में रहने में मदद मिलती है। और जो यू बैक्टीरिया है उनके पास भी क्या होता है, रिजिड सेल वॉल होता है, और मोटाइल अगर होंगे तो फ्लैजिलम होगा। उसके बाद फिर यू बैक्टीरिया, उनका न्यूट्रिशन दिया हुआ है हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक, सॉरी। हेट्रोट्रॉपिक में क्या है, मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट एबंडेंट है। मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी आर डीकम्पोजर्स, मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स। तो हेट्रोट्रॉपिक तो है, लेकिन जो मतलब वो डिराइव करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी कैसे करते हैं, डिराइव एनर्जी डीकम्पोज करके। फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा जितने भी तुम मर गए आज, सपोज मजाक कर रहा हूँ, छोड़ो, तो कोई ऑर्गेनिज्म मरा तो फिर वो डिकम्पोजिशन होता है ना उसका, वो ऐसे बॉडी हमेशा थोड़ी रहती है, वो डिकम्पोज हो जाता है सोइल के अंदर, है ना, वो डिकम्पोज होकर वापस मिट्टी बन जाता है। तो डिकम्पोज जो होता है तो वो बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, बैक्टीरिया फंगी और कुछ करते हैं। तो मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स। हेट्रोट्रॉपिक में भी मेजोरिटी क्या है, हेट्रोट्रॉपिक के अंदर में मोस्ट एबंडेंट नेचर में है, मतलब उनका न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक है। और हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी मेजोरिटी क्या है, डीकम्पोजर्स है। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में, और उसके बाद फिर क्या था, मतलब सॉरी हेट्रोट्रॉपिक में देखो, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया में ना मेजोरिटी क्या है, ज़्यादातर क्या है, डीकम्पोजर्स है उसमें। उसके बाद फिर जो कुछ जो है, मतलब मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स। उसके बाद फिर मेजोरिटी क्या है, इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स है। सो मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ बैक्टीरिया जो कि कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं मिल्क से, तो वो क्या करते हैं मिल्क में, है ना, तो न्यूट्रिशन तो वहीं पे लेते हैं ना, मिल्क वगैरह सबसे लेते हैं, तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हो गया मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। फिर एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी, लेग्यूम रूट्स में भी हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में। तो सम बैक्टीरिया, मेजोरिटी क्या है, इंपोर्टेंट डीकम्पोजर्स, मेनी ऑफ देम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ह्यूमन अफेयर्स में, है ना, हेल्पफुल होता है कर्ड बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, और मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में, लेग्यूम रूट्स में। लेग्यूम क्या होता है, लेग्यूम जैसे कि मतलब दाल वाले प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि पल्सेस के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लेग्यूम प्लांट्स। उसके बाद फिर सम, कुछ बैक्टीरिया जो है ना वो पैथोजेनिक है, मतलब मेजोरिटी नहीं है, सम है, ये इस पर ध्यान रखना। सम मेजोरिटी क्या है, इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स हैं। हेट्रोट्रॉपिक के अंदर भी मेजोरिटी क्या है, डीकम्पोजर्स है, उसमें बहुत का। उसके बाद फिर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ह्यूमन अफेयर्स के अंदर, ये सब। और सम बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक है, सम नॉट मेजोरिटी, सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स को डैमेज करते, क्रॉप्स को, फार्म्स को, एनिमल्स को, पेस्ट को। सम वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया आर, 4 हैं, क्लोरेला, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। सर ने तो इसका वो भी याद कराया था कि किसकी वजह से होता है, किस सर ने, अपने जो तरुण सर थे उन्होंने, क्लोरेला किसकी वजह से हो रहा था, विब्रियो कोलेरा की वजह से, टाइफॉइड, सल्मोनेला टाइफी, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, सिट्रस कैंकर, ज़ेंडोमोनास सिट्री, ये सब थे। मुझे लगता है कि 1-2 बार बस याद कर लेना, ये काम ही आएगा। मतलब ऐसे भी क्लोरेला जैसे कि दिया हुआ 12th में भी दिया है विब्रियो कोलेरा की वजह से, टाइफॉइड, सल्मोनेला टाइफी, टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, सिट्रस कैंकर, ज़ेंडोमोनास सिट्री। एक बार तरुण सर के नोट्स निकाल के देखना, मतलब 1-2 बार बस रिवाइज कर लो,
रटने की वैसे मतलब हाँ, तो जस्ट एक दो बार देख लो, या फिर अगर याद होगा तो ठीक है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, ठीक है। एनसीईआरटी की कहीं लाइन आएगा, चिंता मत करो, बार बार पढ़ने से लाइक क्लैरिटी मिलेगी। आगे बात करते हैं माइकोप्लाज्मा जो होता है ना, वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स होता है। हाँ, ये भी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही है माइकोप्लाज्मा, और इस सम के अंदर ही आता है। तो ये मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया ही है माइकोप्लाज्मा। तुमने पढ़ा होगा सेल वाले चैप्टर में कि स्मॉलेस्ट सेल जो होते हैं वो माइकोप्लाज्मा के होते हैं। और माइकोप्लाज्मा क्या है, यू बैक्टीरिया है, और यू बैक्टीरिया में इनका न्यूट्रिशन कैसा है, हेटरोट्रॉपिक, और हेटरोट्रॉपिक में कैसा है, पैथोजेनिक सम बैक्टीरिया होता है ना, मतलब सम बैक्टीरिया है पैथोजेनिक। मोस्ट एबंडेंट मतलब मोस्ट मेजोरिटी बैक्टीरिया क्या है हेटरोट्रॉप्स के अंदर भी डिकम्पोजर्स हैं, और सम जो है ना, सम क्या है पैथोजेनिक होते हैं। मेनी बैक्टीरिया का मतलब जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ह्यूमन अफेयर्स के अंदर। चलो माइकोप्लाज्मा के बारे में देखते हैं, मतलब एक एग्जांपल दिया गया है इसमें से, मतलब पैथोजेनिक बैक्टीरिया का माइकोप्लाज्मा। तो स्मॉलेस्ट सेल होते हैं जो भी तक पता है, इनका कितना साइज़ होता है 0.1 माइक्रोमीटर ना, 10⁻⁻⁶ मीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। हाँ, और इनके पास सेल वाल भी नहीं होता है माइकोप्लाज्मा के पास, और ये क्या कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, इनके पास सेल वाल नहीं होता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पैथोजेनिक होते हैं, नॉट ओनली प्लांट या फिर एनिमल। माइकोप्लाज्मा का मैं बोल रहा हूँ। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का देखते हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और दूसरा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ बैक्टीरिया ही होते हैं जो कि केमिकल्स से मदद से और एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी प्लांट्स हो गए, प्रोटिस्टा, तो ये सब क्या करता है ना, वो सब फोटो ऑटोट्रॉपिक है, मतलब सिर्फ सनलाइट की मदद से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, मतलब उनका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। उनको ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, नाम है। साइनोबैक्टीरिया आर फ्रेश वाटर और मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, मतलब टेरेस्ट्रियल एल्गी ऐसे ही बोला जाता है। साइनोबैक्टीरिया आर फ्रेश वाटर, मतलब फ्रेश वाटर मैरीन, एल्गिन को क्यों बोला जाता है, बस मतलब ब्लू ग्रीन एल्गिन का नाम था जैसे इसलिए। एल्गी तो प्लांट्स में होता है ना, मतलब प्लांट किंगडम के अंदर जो 5 मतलब डिवीज़न है, 5 डिवीज़न है, तो वो देखेंगे आगे, तो उनके अंदर एल्गी था इनको, क्योंकि इनको ब्लू ग्रीन एल्गी पहले ही नाम दे पड़ गया था, जैसे नाम पड़ गया था साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बस नाम है। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, फ्रेश वाटर कहाँ पे मतलब पाया जाता है, फ्रेश वाटर, मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी। फ्रेश वाटर मैरीन, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, मैरीन में भी पाए जाते हैं, या फिर टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन के ऊपर भी पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरियाज। उसके बाद दे में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे होता है, लाइक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लाइक कॉन्सेप्चुअल चीज़ मैं दिखाता हूँ। तो सिंपली देखो, मतलब ऐसे बैक्टीरियाज, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि मतलब जो इंडिविजुअल सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ग्रुपिंग मतलब ग्रुप नहीं बनाते हैं, तो वो सब यूनिसेलुलर हो गया, ठीक है। फिर फिलामेंटस कैसे होता है दिखाता हूँ। तो देखो फिलामेंटस में क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया मिलके ना, लाइक देखो जो अलग अलग बैक्टीरिया के जो सेल्स हैं ना, वो मिला करके एक लंबा सा चेन बना देता है, तो वो फिलामेंटस हो गया है ना। ये देखो एक फिलामेंटस बैक्टीरिया लॉन्ग चेन बना दिया है, दीज आर फिलामेंटस बैक्टीरिया, है ना। समझ आया फिलामेंटस यूनिसेलुलर कैसा था, फिलामेंटस ऐसा है। और फिर आप देखते हैं कॉलोनियल कैसा होता है। और फिर जैसे देखो ये एक कॉलोनी हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल वॉलवॉक्स का है। वॉलवॉक्स क्या होता है, एक प्लांट, वो क्या बोलते हैं, एमीबा है ना, सॉरी एमीबा मैं बोल रहा हूँ, वो क्या है, एल्गी है ना, एल्गी प्लांट के अंदर आता है। तो लेकिन खैर देखो जो वो होता है ना, लाइक आपका कॉलोनी जो होता है वो बहुत सिमिलर ही स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का भी। तो ये एक कॉलोनी है, ठीक है, ये एक कॉलोनी है। इसमें क्या होता है, सबसे बाहर एक लेयर होता है, मतलब किसी भी का हो सकता है, खैर वो किसी चीज़ का लेयर होता है, और उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, है ना। बाहर किसी चीज़ का लेयर होता है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो ऐसा ही फॉर्म हो गया कॉलोनी वाला फॉर्म। तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया
मतलब जो ये साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है और फिलामेंटस हो सकता है ना, इन फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो कॉलोनीज़ जो होता है ना, मतलब मैंने बोला था कि कॉलोनीज़ के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो किसी बाहर से किसी चीज़ से सराउंडेड होते हैं। तो एक मतलब वो बाहर से कॉलोनीज़ क्या चीज़ से सराउंडेड होते हैं, जिलाटिनस कवरिंग, जिलाटिनस शीथ, मतलब ये बाहर से जो कवर हो कॉलोनी, ये ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, ब्लैक के ऊपर जो ये ब्लू, तो ऐसा समझो कि ये बहुत सारे सेल्स हैं और उसके ऊपर से कुछ ऐसा करके घेरा बना हुआ, किसी चीज़ से वो सराउंडेड है ये सारे सेल्स। तो वो किसी से सराउंडेड है, जिलाटिनस शीथ से। और ये फ़ोटो में भी दिखाया गया है, देखो फ़ोटो में लिखा हुआ था, मतलब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मतलब एनसीईआरटी के अंदर सिंपल दिया हुआ है कि कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलाटिनस शीथ, ऐसे दिया हुआ है। लेकिन फ़ोटो जो बना हुआ था, लाइक ये एक नॉस्टॉक, ये फिलामेंटस बैक्टीरिया है, बहुत सारे सेल्स फिलामेंटस है। तो वो भी लाइक वो फ़ोटो के अंदर बस दिया हुआ था कि वो ऐसे, मतलब उनके बाहर जो कवरिंग होता है वो क्या होता है, म्यूकी जिलाटिनस शीथ है ना, उसके बाहर मतलब कॉलोनीज़ के ऊपर क्या होता है, जिलाटिनस शीथ, और फिलामेंट्स के ऊपर म्यूकी जिलाटिनस शीथ है ना, उससे सराउंडेड होता है फिलामेंटस फॉर्म, म्यूकी जिलाटिनस शीथ, ये जो बी जो दिया हुआ है। और कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलाटिनस शीथ है ना, उसमें बहुत सारे सेल्स। जो ये साइनोबैक्टीरिया उनके पास क्लोरोफिल ए ही होता है, मतलब सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़, जहाँ पे पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ होता है वहाँ पे एल्गल ब्लूम, मतलब जैसे कहीं भी पॉल्यूशन है तो वो एक अचानक से पूरा लाइक वाटर बॉडीज़ को ग्रीनिश कर देता है, मतलब पूरा ग्रीन कर देता है, उसी को बोलते हैं मतलब फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर। फिर पॉल्यूटेड में सम ऑफ दीज साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक और एनाबेना, एस्पायरुलिना एंड ऑस्किलोटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबेना, एस्पायरुलिना एंड ऑस्किलोटोरिया। जो सर चार्ट लिखवाया हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी में सिर्फ दो दिया हुआ है, नॉस्टॉक और एनाबेना, याद कर लेना, नॉस्टॉक और एनाबेना। अब देखते हैं मतलब हेट्रोसिस्ट क्या होता है। जैसे देखो ये, मतलब जैसे ये नॉस्टॉक हो गया, नॉस्टॉक का ये फ़ोटो दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने लाइन बनाया हुआ है, तो नॉस्टॉक का दिया हुआ है डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर। ये ग्रीन कलर का जो है ना, मतलब स्पेशलाइज्ड सेल है, इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं ये साइनोबैक्टीरिया, ऐसा दिया हुआ है। मैं एक बार दिखाता हूँ तुमको। अरे एक बार एनसीईआरटी से चेक करना, ये एल्गल ब्लूम्स है पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में नहीं, मतलब बल्कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ में ही बनता है ना। मैं भूल गया था, मेरे ध्यान से उतर गया था, फ्रेश वाटर में। फ़ोटो दिखा भाई, तो देखो ये जैसे पूरा ये एकदम ख़तरनाक बना हुआ है, वो ग्रीनिश एकदम धमाका हो गया, अचानक से ग्रोथ हो गया, रैपिड ग्रोथ हो गया, पूरा ग्रीनिश हो जाता है, एल्गल ब्लूम है। और ये साइनोबैक्टीरिया का मतलब, साइनोबैक्टीरिया इनका दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका मतलब नहीं है कि वो एल्गी है, नाम पड़ा है बस। देखो ये खतरनाक, तो आई थिंक मुझे लगता है फ्रेश वाटर में होगा। उसके बाद कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो वो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्राइड्स, क्या था भाई, तीन एक बार देख लेना, क्या था भाई। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, एमोनिया, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं। नाइट्रेट और नाइट्राइट की में क्या डिफरेंस होता है, नाइट्रेट एमोनिया का तो होता है NH4 ना। एमोनियम कब बनता है, जब एमोनिया जो कि NH4 होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो NH3 पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, मतलब एक हाइड्रोजन जा चुका है, तो NH3 हो गया। और जब एक हाइड्रोजन गया तो मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या होता है, +3 चार्ज होता है ना। सॉरी, हाँ क्या भाई, छोड़ो यार, कहाँ मैं जा रहा हूँ। NH4 एमोनिया, नाइट्रेट, NO3 माइनस नाइट्रेट, NO3 माइनस नाइट्रेट और नाइट्राइट, हाँ ये रहा भाई, नाइट्राइड N3 माइनस नाइट्राइड होता है, NO2 माइनस नाइट्राइट और NO3 माइनस नाइट्रेट
नाइट्राइट, नाइट्रेट, थोड़ा देख लेना भाई। तो 3 दिया हुआ एग्जांपल, नाइट्रेट, नाइट्राइट और एमोनिया, उन सब को यूज़ करते हैं, मतलब उन सबको ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और एमोनिया। और जो एनर्जी रिलीज़ होता है उसको एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ में लाता है। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, फॉस्फोरस, सल्फर, एक और होगा कुछ, देख लेना एक और एग्जाम्पल्स लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन को कार्बन, फॉस्फोरस और सल्फर के रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस और सल्फर, है ना। तो देखो सिंपल सी बात है, मोटा मोटा ये किंगडम मोनेरा अपना ख़त्म हो चुका है। 5 अगर 4 मिनट का, सॉरी 40 मिनट का अगर बनेगा एक किंगडम का, नहीं 40 मिनट का पॉसिबल नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 4 तिया 12 मतलब 1 घंटा 20 मिनट, 4 तिया, हाँ 1 घंटा 20 मिनट मतलब 2 घंटे का लगभग तीनों किंगडम का बन जाएगा। थोड़ा लंबा है यार चैप्टर, तो बट समझना के लिए लाइक बहुत इंपॉर्टेंट। तो लाइक देखो ये जो हम पढ़े ना, इसमें लाइक सारी चीज़ें तो तुम नहीं बोलोगे, कुछ चीज़ें जैसे कि उसको बार बार रिवाइज़ करना, जैसे कि हाँ ये कौन सा बैक्टीरिया है, ये नॉस्टॉक का एग्जांपल लिया गया है, ये हेट्रोसिस्ट, ये किस चीज़ पे पॉइंट कर रहा है, ये हेट्रोसिस्ट है, यहाँ पे कवरिंग को दिखा रहा है ये बी वाला, वो म्यूकी जिलेटिनस शीट है, कॉलोनीज जिलेटिनस शीट से कवर्ड होते हैं, और ये जैसे जैसे पॉइंट्स वगैरह, ये फ्रेश वाटर में शायद फ्रेश वाटर ही है, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में ब्लूम्स क्रिएट करते हैं, ये हेट्रोसिस्ट में स्पेशलाइज सेल्स, एग्जांपल्स नॉस्टॉक, एनाबेना, और ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। और तो ये सब जैसे देखो तुम जैसे पढ़ा हुआ रहेगा ना, तो तुमको लास्ट मोमेंट पे क्या करना है, बस निकालना है, और ये सब जैसे जैसे पॉइंट्स वगैरह सब जो है जो जैसे भूलने वाले हैं उसको बस रिवाइज़ कर लेना, या फिर तुम ऐसे क्विकली रिवाइज़ कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें याद ही रहती हैं, कुछ चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं, तो उसको तुम देखना और उसको बार बार रिवाइज़ करना, तो बहुत क्विकली भी होगा। और ऐसे क्या होता है ना, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा चैप्टर कितना भी अच्छे से क्लियर है ना, वो भूला जाता है। बस ऐसे करो कि हाँ उसको कॉन्साइजली ऐसे, मतलब कि हाँ रिवाइज़ करने में एग्ज़ाम से पहले हम कर सके। जैसे कि नीट का ऐसे हम पढ़े हुए हैं कि नीट के एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ना पूरा का पूरा बायो रिवाइज़ करके अच्छे से मतलब रिवाइज़ कर सके, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सब हमारा पहले से रहेगा, तो लाइक दिक्कत नहीं होगी। फिर लास्ट मोमेंट पे हम पढ़ेंगे और फिर जाके मार्क्स अचानक से इंप्रूव हो जाएंगे। मैंने भी देखा है कुछ चैप्टर जो क्लियर रहते हैं, फिर भी एग्ज़ाम से पहले जस्ट पढ़ लो ना लास्ट टाइम रिवीजन, और लाइक तुम पहले अच्छे से पढ़े, तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। ऐसा मत सोच के समझ चलना कि हाँ सारी चीज़ें हमेशा याद रहती है, कितने भी अच्छे से रहो ना, लास्ट मोमेंट में रिवाइज अगर कर लिए तो लाइक हो जाता है इजीली, तब अच्छे से और अच्छा स्कोर आता है। तो अब हम किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में आगे बढ़ेंगे। ओके, इसको मैं इस वीडियो को यहीं पे कट करता हूँ। आई होप कि तुम देखो फर्स्ट टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक यूनिट का चैप्टर है, तो मुझे लगता है कि इसको अच्छे से पढ़ो, और क्योंकि अगर इसको अच्छे से समझ के पढ़े ना तो फिर याद करने में मौत नहीं आएगी, बहुत सही से हो जाएगा। तो आगे शुरू करेंगे लाइक नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा